हेलो स्टूडेंट्स। देखो हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में पहले नाइट्रोजन फैमिली हमने डाई नाइट्रोजन की बात कर ली थी। नाउ इसको आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके प्रिपरेशन जिसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है अमोनिया। अमोनिया इंडस्ट्रियली बहुत यूज़फुल कंपाउंड है और उसका कारण ये है कि ये फर्टिलाइजर्स बनाने में काम में आता है और साथ ही साथ एक रेफ्रिजरेंट के रूप में काम आता है इन द कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरिंग द पेरिशेबल फूड। क्या है ये लॉजिक, क्या है ये पॉइंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। तो लिखो अमोनिया, तो नोट इट डाउन। अमोनिया लिखेंगे। अमोनिया एज ए होल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे से इस बात को समझेंगे तो व्हाट इज प्रिपरेशन। अमोनिया, ये तो आपको पता है कि एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस अमोनिया। तो ये पॉइंट लिख लेंगे, हालांकि पहले भी पढ़ा हुआ है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस, what is alkali? Any base soluble in water is called alkali, produce ammonia gas. Alkali मतलब any base soluble in water, ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल हो जाए और बेसिक नेचर बना दे तो दैट इज कॉल्ड अल्कली। तो जैसे कौन, अमोनियम सल्फेट है मान लो, या अमोनियम क्लोराइड है, आप एक्वस मान लो NaOH से रिएक्शन करवा दो, अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड प्लस सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, Na2SO4 या सोडियम क्लोराइड, जो भी आपने सॉल्ट लिया हुआ होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अमोनिया के प्रिपरेशन में ये भी पढ़ चुके हैं। एनी मेटल नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया। तो Mg3N2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Li3N, आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, पढ़ चुके हो। यू विल गेट मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया विल बी लिबरेटेड। साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या lithium hydroxide will be produced. Ammonia will be liberated. Again, these are important reactions. Third, preparation में जैसे नाइट्रेट या नाइट्राइड सॉल्ट का रिडक्शन करा दो विद जिंक एल्यूमिनियम, ये भी पढ़ा चुके हैं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एंड दिस विल बी रिड्यूस टू गिव अमोनिया गैस। प्लस बेसिक मीडियम में इट फॉर्म्स Na2ZnO2 और NaAlO2 aqueous. This is also a very very important reaction. Large scale production. What is large scale production? Large scale production आप जानते भी हो, पढ़ भी चुके हो। N2+3H2 प्रोड्यूसिंग अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। एनसीईआरटी में बड़े जोर शोर से दिया हुआ होता है ये प्रोसेस। एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। हर बात हम बोर्ड पर नहीं लिख सकते, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी होगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइटर से मार्क करना भी होगा। ये पढ़ने के बाद, शीट सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के बाद, जो भी आपके पास मटेरियल है वो सॉल्व करने के बाद फिर भी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है फॉर जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस्ड। तो ये हेबर्स प्रोसेस है। अब टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन एंड कैटलिस्ट कंडीशन हम पहले बता चुके हैं जब N2 पढ़ रहे थे हम प्रॉपर्टीज में, अब दोबारा नहीं बता रहे, वो आप चेक कर लेंगे। तो ये था लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यू शुड रिमेंबर। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, एक बार मेरे पास है याद। तो 500 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेयर, एंड कैटलिस्ट इज आयरन कैटलिस्ट, molybdenum promoter.
ऑल्टरनेटिवली आप ले सकते हो आयरन ऑक्साइड इज कैटलिस्ट एंड K2O प्लस Al2O3। तो आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट है और K2O Al2O3 भी साथ में मिलाते हैं, तो ये ऑल टुगेदर दिस इज कैटलिस्ट। तो ये या तो ये कैटलिस्ट यूज करेंगे या ये कैटलिस्ट यूज करेंगे। एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए याद रखें ये सब, इट इज ऑल मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। समझ गए बात को? तो ये था लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। अच्छा, अमोनिया की एक खास बात है, जो भी अमोनिया बनेगा, अमोनिया हैज ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर मॉइस्चर, उसके अंदर मॉइस्चर हो सकती है तो मॉइस्चर अगर रिमूव करनी हो तो क्विक लाइन से पास कराते हैं अमोनिया को एंड इट बिकम्स ड्राई। ये बहुत इंपॉर्टेंट आईआईटी मायावा पॉइंट है, पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। एज ए नोट करके इस बात को लिखें, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू ड्राई अमोनिया मतलब मॉइस्चर रिमूव करना है, ड्राई करना है मतलब मॉइस्चर रिमूव करना है। इट इज पास्ड थ्रू क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, ये बड़ी खास बात है, अमोनिया कांट बी ड्राइड बाय अदर डिहाइड्रेंट्स like CaCl2 famous P4O10 concentrate H2SO4 etc। ये कट तो नहीं गया, मैं एक बार जरा चेक कर लूं। नहीं बचा हुआ है। तो अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय अदर डिहाइड्रेंट्स। बहुत फेमस डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? कंसंट्रेट H2SO4, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, P4O10, ये सब डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस होते हैं, इन्हें यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? CaCl2 अमोनिया के साथ रिएक्शन कर लेता है और इस तरीके से कंपाउंड बनाता है 8NH3। P4O10 एसिडिक है और आप जानते हो अमोनिया बेसिक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स अमोनियम फॉस्फेट। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ भी रिएक्शन नहीं यूज कर सकते क्योंकि अमोनिया एसिडिक है और ये बेसिक है, तो अमोनियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। नहीं यूज कर सकते। हाँ, क्या यूज कर सकते हैं? यूज क्विक लाइन। CaO मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, स्लेक्ट लाइम टाइप। कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड CaO। इसलिए अमोनिया गैस को ड्राई करना हो तो फिर आप क्विक लाइन यूज करो। डोंट यूज दिस कन्वेंशनल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। बड़े प्रसिद्ध होते हैं ये डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, कंसंट्रेट H2SO4, P4O10, कैल्शियम क्लोराइड एंड सो ऑन, बट डोंट यूज देम। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। नोट करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। IIT में आया हुआ भी है। IIT has asked this particular point. Note it down. Now coming to properties of ammonia, that is also important. पहली प्रॉपर्टी तो
अमोनिया एक कलरलेस गैस है बट एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, पंजेंट स्मेलिंग गैस है और नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, कंबस्शन इसका नहीं होता एयर के अंदर और एक नॉन इन्फ्लेमेबल गैस है। तो लिखो इस बात को, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग एंड नॉन इन्फ्लेमेबल गैस। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमोनिया। अमोनिया के लिए ये टर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग तो है ही, नॉन इन्फ्लेमेबल है। जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि व्हेन ए मेटल कॉपर इज रिएक्टेड विद सर्टेन दिस कंपाउंड अ नॉन इन्फ्लेमेबल गैस इज इवॉल्व्ड, पहला शक आपका, पहला पॉइंट आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, नॉन इन्फ्लेमेबल बोल रहे हैं, इसका मतलब अमोनिया हो सकती है एंड चांसेस हैं कि वो अमोनिया हो। तो अमोनिया हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, पंजेंट स्मेलिंग, colorless non-inflammable gas. This is an important point. Second, highly soluble in water and weakly basic. And weakly basic. Highly soluble in water and it is weakly basic. तो जैसे अमोनिया है पानी के साथ रिएक्शन करता है तो it forms ammonium hydroxide which partially ionizes, so it is a weakly basic in water. तो aqueous ammonia is a weak base solution. Next, जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत कॉमनली काम आता है एज ए बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे जरन 2+ है या क्रोमियम 3+ का एक्वस सॉल्यूशन है, आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओ, इट फॉर्म्स जिंक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी। सो लाइक दैट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्यों? बेसिक सॉल्यूशन। फोर्थ, अच्छा ये अमोनिया की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात कर रहे हैं तो अमोनियम सॉल्ट्स को भी पढ़ लो, तो हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट भी लिख लो। हालांकि अमोनिया की डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, अमोनियम सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी है, तो ये तो आपको पता ही है, आप पढ़ चुके हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर अमोनियम सल्फेट को हीट करोगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो हीट करने पर अमोनिया बनेगा और साथ में H2SO4 लिक्विड, ये सॉलिड था। बट अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो ये तो कितनी बार तो मैं लिखवा चुका, N2 विल बी फॉर्म्ड, H2O वेपर्स विल बी इवॉल्व्ड आउट, साथ में Cr2O3 सॉलिड विल बी ऑब्टेन्ड व्हिच इज ग्रीन इन कलर एंड दिस वाज ऑरेंज कंपाउंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। तो ये हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स है। अमोनिया की प्रॉपर्टी में काउंट कर लेते हैं हम अमोनियम सॉल्ट्स को भी, एक बार नोट करेंगे, ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम अमोनिया के लिए, नोट इट डाउन। Fifth, ammonia as a complexing ligand. अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, लोन पे डोनेट करता है, तो इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये ब्लू सॉल्यूशन होता है। दिस ब्लू सॉल्यूशन में अमोनिया गैस पास करा दो आप, बन जाता है CuNH3,4SO4, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है डीप ब्लू सॉल्यूशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज DsP2 पैरामैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर। ये तो कितना इंपॉर्टेंट, IIT में क्वेश्चन आ भी चुका है कि CuNH3,4 2+ कैसा कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है,
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। सो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। यहाँ 4 ले लो, मान लो इस टाइप से। तो कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड होता है, और जैसे AgCl है, इसका प्रेसिपिटेट आराम से घुल जाता है एक्वस अमोनिया में ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स AgNH3 twice Cl. So like that complex is formed. तो कॉम्प्लेक्सिंग लिगेंड है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये पहले आ भी चुका है जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे। तो चीज़ें तो वही लौट फिर के आनी हैं, बस आपको याद करना है, समझना है। हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है, ये पहले वहाँ पढ़ा है, ये पहले वहाँ पढ़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, नोट करते जाएं सब। रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट, हालांकि ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस के रिएक्शंस आएंगी। तो रिएक्शन विद Nessler's reagent. What is Nessler's reagent? K2HgI4 plus KOH का solution. Strongly basic solution of K2HgI4 is called Nessler's reagent and it is used for testing ammonium ion और ammonia. Qualitative analysis cations में जीरो ग्रुप का टेस्ट है ये मेन। तो एक तरीके से अमोनिया रिएक्ट्स, तो K2HgI4 कॉम्प्लेक्स है ये, आयोडो कॉम्प्लेक्स। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब अमोनिया गैस से रिएक्शन करता है तो इट फॉर्म्स HgO.HgNH2I, प्रेसिपिटेट बनता है प्लस Ki, एंड दिस इज कॉल्ड आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। दिस इज ब्राउन PPT। बेसिक मर्करी अमाइडो आयोडाइड ऐसा भी बोलते हैं इसको, और बेसिक मर्करी 2 अमाइडो आयोडाइड। तो बेसिक मर्करी 2 अमाइडो आयोडाइड भी बोलते हैं इसको, और कॉमनली नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस। और ये एक बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव कैटायंस में, क्वालिटेटिव कैटायंस में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप कौन? अमोनियम आयन। यू विल स्टडी, नोट करो ये सब पॉइंट्स। एक बार ये अप आएगा, एक बार आप, ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगी रिएक्शंस। क्वालिटेटिव कैटायन में ये रिएक्शन भी आएगी। कौन से ग्रुप में? कॉपर 2+ वाले ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप के रिएजेंट्स में। So this will come, this is an important reaction, note करिए। Then comes Ostwald process. Seventh, Ostwald's process to manufacture HNO3. HNO3 is one of the largest produced chemical in the world. क्यों? Most commonly used as fertilizers and a very good reagent also. दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल्स में कौन से केमिकल्स होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं, और उनका बेस कंपाउंड कौन होता है? H2SO4 HNO3। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस्ड केमिकल्स यही हैं, H2SO4 HNO3, और बेसिस में आता है NaOH। तो 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल्स इन द वर्ल्ड कौन से? H2SO4 HNO3 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सारे कंपाउंड फर्टिलाइजर सबको चाहिए क्रॉप की ईल्ड बढ़ाने के लिए। हर कंट्री यूज करता है, लार्ज अमाउंट में यूज करता है, आप फील भी कर सकते हो इस बात को। और फर्टिलाइजर होते कौन है? यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट के लिए H2SO4 चाहिए, अमोनियम फॉस्फेट के लिए वापस से अमोनिया कंपाउंड चाहिए, HNO3 चाहिए उसके लिए। तो ये बहुत कॉमनली यूज होने वाले केमिकल्स हैं, नोट करते जाएं। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या करते हैं? एयर में O2 होता है, उससे अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो कैटालाइटिक, दिस इज कॉल्ड कैटालाइटिक
ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। एनसीईआरटी को बड़ा पसंद है ये बोर्ड एग्जाम्पल सीबीएसई में, या मान लो किसी भी बोर्ड के हों, आप राजस्थान बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, आंध्रा बोर्ड के हों, बोर्ड एग्जाम में ये 3 प्रोसेस बड़े फेमस हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HNO3 एंड इसके अलावा डिकन्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन। दीज आर वेरी कॉमनली आस्क्ड, और हेबर्स प्रोसेस खासकर, ये 3-4 प्रोसेस पे अक्सर वो क्वेश्चन पूछते हैं, 3 नंबर वाला या 2 नंबर वाला, कि राइट द वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड मेंशन द कैटलिस्ट एंड कंडीशंस आल्सो। तो वो याद होनी जरूरी है। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर HNO3, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं O2 से, और वो एयर से लेते हैं O2 5, and we use the catalyst platinum or rhodium catalyst is used at 500 Kelvin, 9 bar pressure, NO is formed plus H2O। हालांकि NO फर्दर रिएक्ट करता है O2 के साथ में, NO2 बनाता है जिसे पानी में डिसॉल्व करके we produce HNO3। पढ़ेंगे ये सब पूरा प्रोसेस कहाँ, HNO3 के अंदर आएगा वो कंपाउंड भी। 8th, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अमोनिया बर्न्स इन प्योर O2 बट नॉन इन्फ्लेमेबल और डज नॉट बर्न इन एयर। केवल प्योर O2 में बर्न करता है। तो अमोनिया को O2 में बर्न करते हैं, येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है, एंड दिस इज 2N2 प्लस 3H2O, 4NH3, 3O2। सो दिस बर्न्स विद अ पेल येलो फ्लेम। अमोनिया बर्न हो रहा है ना, अमोनिया बर्न्स with pale yellow flame। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, CO बर्न्स कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न करता है, और ये पेल येलो फ्लेम के साथ बर्न करता है, और प्योर O2 में बर्न करता है, हवा में बर्न नहीं करता, इसलिए ये नॉन इन्फ्लेमेबल है। ऐसा नॉन इन्फ्लेमेबल का मतलब ये नहीं है किसी भी कंडीशन पे ये बर्न नहीं होगा, ऑक्सीजन में नहीं बर्न होगा, प्योर ऑक्सीजन में ऑफ कोर्स हीट करेंगे। दोनों को ऐसे थोड़ी कि अमोनिया और O2 मिलाए बस अपने आप, नो, इट इज नॉट ए हाइपरगोलिक रिएक्शन। हाइपरगोलिक मतलब फ्यूल को और ऑक्सीडाइजर को मिलाओ और अपने आप रिएक्शन हो जाए, नहीं, हीट करना पड़ता है। कोयला है, बर्न करता है, ऐसे थोड़ी बनना है कोयले को हवा में छोड़ा, ये रखा कोयला, किसी चैम्बर में से कोयला निकाला, वैक्यूम चैम्बर में से निकाल के हाथ पर रखा, फिर आवाज निकल जाए, फिर आग लग जाए, ऐसे थोड़ी। कोयला तो हवा में खुला पड़ा रहता है, अपने आप नहीं जलता, उसको बर्न कराना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। एक बार वो इग्नाइट हो गया तो वहां से जो हीट लिबरेट होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उससे फिर इट कंटिन्यूज टू बर्न। इसका मतलब कोयले के बर्निंग का भी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है विच यू हैव टू ओवरकम। सिमिलरली अमोनिया को बर्न कराना है तो यू विल हैव टू हीट, एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी रूम कंडीशन पे। टू ओवरकम दैट एक्टिवेशन एनर्जी यू विल हैव टू प्रोवाइड सम हीट लाइक बर्निंग ऑफ कोल। तो ये कुछ पॉइंट्स से नोट करते जाएं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। Then comes 9th reaction, यहां लिख लो, रिएक्शन विद KMnO4। एक KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है। तो अमोनिया इज ऑक्सीडाइज बाय KMnO4। एक्वस मीडियम में इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज अमोनिया, बट गैसियस फॉर्म में इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, एंड दिस न्यूट्रल मीडियम हालांकि एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो जाती है। गैसियस मीडियम में अमोनिया आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, कर भी चुके हैं, जैसे क्लोरीन से ऑक्सीडाइज हो जाए, या मान लो हीटेड
क्यूप्रिक ऑक्साइड से पास कराओ अमोनिया को तो N2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट KMnO4 एक्वस मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज करता है, न्यूट्रल मीडियम में इट फॉर्म MnO2 प्लस N2 इज फॉर्म्ड, सो लाइक दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म प्लस KOH। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस जो कि जेई एडवांस ने एक बार पूछा हुआ भी है, लॉन्ग बैक क्वेश्चन, रैशिक प्रोसेस। कौन साहब? रैशिक साहब। रैशिक प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, ईंधन है, रॉकेट्स में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है। लिखेंगे इसको, पहले पूरा नोट करो। Then comes 10th, Raschig process to manufacture hydrogen. कौन? N2H4, an important rocket fuel. ये एक इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। एन इंपॉर्टेंट रॉकेट फ्यूल, रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला ये एक ईंधन है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजीन N2H4। तो कैसे ऑब्टेन करते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं अमोनिया का सोडियम हाइपोक्लोराइड से, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, and this is oxidized to give NH2Cl chloramine. प्लस अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद वापस से अमोनिया से ये रिएक्शन करता है NH2Cl and it forms N2H4 हाइड्रोजीन, जो कि यही तो चाह रहे थे हम, हाइड्रोजीन बन जाए, प्लस NH4Cl। ये एक फास्ट रिएक्शन है और ये एक स्लो रिएक्शन। हाइड्रोजन बन गया, बट नहीं, यहां दिक्कत कुछ और आती है। क्या? ये क्लोरामीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और ये इसे ही अटैक मार देता है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन कैन बी पार्शियली और फुल्ली डिस्ट्रॉयड बाय द क्लोरामीन। लिखेंगे इस बात को, सम अमाउंट ऑफ hydrogen may be destroyed by NH2Cl chloramine as, कैसे? N2H4 प्लस NH2Cl बनाएगा N2 प्लस 2NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। N2 और N2 किसी काम का नहीं है, N2 तो बहुत ही सस्ता सब्सटेंस है। तो पता चला इसकी यील्ड कम हो गई, यील्ड इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस रिएक्शन। यील्ड ऑफ N2H4 इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दिस अनवांटेड रिएक्शन। भाई ये हमारा पर्पस क्या था? हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करना। तो क्या चाहोगे? हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा बने, यील्ड उसकी हाई हो। बट यहां पर जो क्लोरामीन था ये हाइड्रोजन को भी अटैक मार देता है और कई बार उसे N2 में कन्वर्ट कर देता है। हम नहीं चाहते ये रिएक्शन आगे बढ़े, अनवांटेड रिएक्शन है ये। और ये रिएक्शन कैटलाइज्ड होती है बाय द हैवी मेटल कैटायंस प्रेजेंट इन वाटर। ये भी लिखो, दिस अनवांटेड रिएक्शन is catalyzed by heavy metal ions present in solution. So this unwanted reaction is catalyzed by heavy metal ions present in reaction to stop
or minimize this reaction. First, use distilled water, add some glue, gelatin, which masks, ऊपर लिखेंगे, इसका पर्पस लिखेंगे। पहले इतनी बात लिखो, जगह नहीं बच रही, लिखेंगे इसको। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, रैशिक प्रोसेस। दोबारा क्वेश्चन फिर आ सकता है, आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। रैशिक प्रोसेस के नाम से नहीं आया था, बस वही रिएक्शन थी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से अमोनिया का से रिएक्शन कराते हैं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनता है? तो आंसर क्या था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक रॉकेट फ्यूल है और लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। बट ये रिएक्शन में आपको अभी अभी बात बताई कि क्लोरामीन एक रिएक्टिव कंपाउंड है और ये हाइड्रोजन को ही अटैक कर देता है और हाइड्रोजन की यील्ड को घटा देता है। ये एक अनवांटेड रिएक्शन है और ये अनवांटेड रिएक्शन दिस इज कैटलाइज्ड बाय द हैवी मेटल आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। पानी के अंदर हैवी मेटल आयंस होते ही हैं इम्प्योरिटी के रूप में। तो फिर ये रिएक्शन आप नहीं चाहते कि हो। इसको स्लो डाउन करने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या करें? एक तो डिस्टिल वाटर यूज करो। डिस्टिल वाटर इज अ काइंड ऑफ प्योर वाटर, उसके अंदर हैवी मेटल आयंस नहीं होंगे। और सम ग्लू या जिलेटिन मिला दो। जिलेटिन या ग्लू क्या होगा? वो हैवी मेटल आयंस के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा और उनको मास्क कर देगा और वो कैटलाइज करने के लिए फ्रीली अवेलेबल सॉल्यूशन में नहीं होंगे। लिखेंगे इस बात को। मैं ऊपर की बात हटा रहा हूं, जरा रह गया था नीचे से लिखने के लिए। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया डिस्टिल वाटर की कंसंट्रेशन कम हो। और ग्लू और जिलेटिन क्यों मिला दें? पर्पस ऑफ एडिंग ग्लू और जिलेटिन इज टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ हैवी मेटल आयंस। हैवी मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे ग्लू के साथ या जिलेटिन के साथ में, और वो हैवी मेटल आयन अब फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे टू कैटलाइज दिस अनवांटेड रिएक्शन। तो ये एक अपने आप में पूरा इंपॉर्टेंट था, रैशिक प्रोसेस, यू शुड रिमेंबर। तो गाइज ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अब बात आती है यूजेस ऑफ अमोनिया। तो ये पूरा एक बार नोट कर लो, नोट इट डाउन। Uses of ammonia. पहला यूज, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है इन कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Ammonia has high enthalpy of, मार्कर चेंज करते हैं, हाई एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इट विल एब्जॉर्ब ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। इस कारण से इट विल प्रोड्यूस द कूलिंग इफेक्ट इन द एनक्लोज्ड हॉल और रूम। तो वहाँ ठंडक पैदा हो जाएगी। क्या होता है इसमें? मान लो पाइपों के थ्रू, पाइप लगे हुए होते हैं पूरे, मान लो कोल्ड स्टोरेज है ये रूम, इसके अंदर आलू का गोदाम है ये संतरे या केले रखे हुए हैं। आप इसे स्टोर करना, पेरिशेबल फूड को स्टोर करना है, ठंडा रखना पड़ेगा। तो ठंडक प्रोड्यूस कैसे होगी? पाइपिंग चल रही होती है पूरी दीवारों पर, उसके अंदर अमोनिया होता है, नोजल्स लगे हुए होते हैं और लिक्विड अमोनिया पास कराते हैं। और लिक्विड अमोनिया जैसे ही एक्सपैंड करती है तो गैस में कन्वर्ट होती है, और जब लिक्विड अमोनिया गैस में कन्वर्ट होगा तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बहुत हाई है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस तो हीट लेगा, वो कहाँ की हीट लेगा? रूम की हवा की हीट लेगा। और हवा की हीट जब वो एब्जॉर्ब करेगा
फॉर कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर ड्यूरिंग वेपराइजेशन, रूम क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, सो इट इज अ रेफ्रिजरेंट फॉर कोल्ड स्टोरेज फॉर स्टोरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समझ में आ गई बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। कोल्ड स्टोरेज में यूज करते हैं, घरों में यूज नहीं करते हैं। घरों में तो ये ऐसा वाला जो ये लगा हुआ है एयर कंडीशनर, इसके अंदर तो हम रेफ्रिजरेंट CFCs यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाँ, लेकिन उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक ओजोन लेयर डिप्लीट करने में वो आजकल तो वैसे इस तरह के गैसेस या फ्रीऑन्स इस तरीके से यूज किए जाते हैं जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट ना करें। खैर वो एक अलग चीज है। तो रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होता है। दूसरा, फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया एटसेट्रा। तो ये सब फर्टिलाइजर के रूप में काम आते हैं। अमोनियम फॉस्फेट भी ले सकते हो, अमोनियम फॉस्फेट ही कर दो इसको, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर बनाने में काम में आता है। थर्ड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग HNO3 बाई ओस्टवाल्ड मेथड। तो गाइज ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया अच्छे से पढ़ें। यूं मान लो पूरी नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजनिक कंपाउंड्स में दो ही कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट हैं, कंपेयर करोगे तो एक अमोनिया और दूसरा HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया हम पढ़ चुके हैं। अमोनिया के प्रिपरेशन, अमोनिया की प्रॉपर्टीज, उनके एप्लीकेशंस, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब नाइट्रोजन में हमें, हालांकि नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस और उसके कंपाउंड भी लेने हैं, बट नाइट्रोजन इटसेल्फ जो है उसके कंपाउंड्स में अब हमें दो चीज़ें लेनी है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड। खासकर नाइट्रिक एसिड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जेईई एडवांस ने उसकी सिंपल NCERT से क्वेश्चंस के बेसिस पर एक मैच द कॉलम 6 मार्क्स का पूछा हुआ है। सो HNO3 itself is a very very important compound in the nitrogen oxygen family. तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लिखो हेडिंग, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में जैसे N2O, वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स होते हैं। लाफिंग गैस होती है, लाफिंग, एंड न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल गैस मतलब डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, वाटर से रिएक्शन ना करे, दैट इज न्यूट्रल गैस। तो लाफिंग एंड न्यूट्रल गैस होती है N2O। अच्छा, N2O का प्रिपरेशन कैसे करें? तो देयर आर मैनी वेज ऑफ प्रिपेयरिंग। जैसे अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो, ये पढ़ चुके हैं हम। अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं N2O बनता है प्लस 2H2O, और यदि टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो ये N2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो ध्यान रखें, दिस टेम्परेचर शुड बी लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 300 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 270, 240, 250 डिग्री सेल्सियस, देन यू विल गेट N2O गैस। बट और ज्यादा हीट कर दिया आपने बियॉन्ड 300 डिग्री सेल्सियस, देन यू विल गेट N2 एंड O2। सो दिस इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नोट करते जाए। साथ में और भी तरीका है, जैसे मान लो अब ये कलरलेस है, कलरलेस गैस। दैट्स इट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ N2O। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है N2O की। N2O इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। सपोर्टर ऑफ कंबस्शन का मतलब O आसानी से रिलेट करता है। जैसे मैग्नीशियम है, इसको N2O के साथ बर्न करा दो तो यू विल गेट MgO प्लस N2। सो लाइक दैट रिएक्शन विल अकर। तो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन ऑफ, ये भी लिख लो, किसका? जैसे मैग्नीशियम का, सल्फर का, फास्फोरस का, कार्बन का, एटसेट्रा।
सो इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। साथ में N2O इज अ प्रोपेलेंट। N2O एक प्रोपेलेंट है फॉर whipped आइसक्रीम। अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा समझ लो क्या है ये। N2O इज अ प्रोपेलेंट फॉर द whipped आइसक्रीम। हिंदी में समझो, अंग्रेजी में तो समझ में ना आए, पूरी बात मान लो। प्रोपेलेंट ऑफ द whipped आइसक्रीम, वो खाते हो ना सॉफ्टी, सॉफ्टी या कोन होता है, और वो मान लो किसी मेले में जाते हैं, किसी फेयर में या किसी शॉप पर जाते हैं तो सॉफ्टी लेते हैं। कोई जयपुर वाले स्टूडेंटों के तो समझ जाएंगे, सरस जेएलएन मार्ग पर सरस का पार्लर है, वहाँ पर वो सॉफ्टी बहुत कॉमनली बेचते हैं, बड़ी फेमस होती है। 12 रुपये की थी, अब तो बढ़ा दिए 15 की हो गई है शायद, 15 रुपये की सॉफ्टी। तो 15 रुपये की सॉफ्टी लेते हो आप, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से लेते हैं, वो एक मशीन टाइप की होती है, उसकी नॉब खोलते हैं और सॉफ्टी बेबस घुमा के ये लो, यम्मी टेस्टी वनीला चॉकलेट एंड ऑल दैट। तो वो जो whipped आइसक्रीम है, whipped का मतलब होता है फैंटी हुई, फ्लफी आइसक्रीम, तो सॉफ्टी को whipped आइसक्रीम मान लो। तो ये कैसे, मशीन से कैसे बाहर आ रही है, मशीन से, मशीन के अंदर सॉफ्टी भरी हुई है, तो वो कैसे बाहर आ रही है। मशीन के अंदर एक चैम्बर है जिसके अंदर N2O गैस भरी जाती है। कौन सी गैस, N2O। ये N2O गैस प्रेशराइज करती है आइसक्रीम को टू कम आउट फ्रॉम द टैप। वो जो टैप ओपन करते हैं और आइसक्रीम निकल के आती है, तो अंदर से प्रेशर मार रहा है, N2O भरा गया है, ताकि N2O आइसक्रीम स्टफ को बाहर भेजेगा अंडर द प्रेशर। अच्छा N2O क्यों सर, कोई और गैस ले लो, CO2 ले लो, नहीं, CO2 रिएक्ट्स विद द फूड स्टफ वाटर कंटेंट के साथ, इट में बिकम एसिडिक। सर HCN साइनाइड ले लो, पागल हो क्या, मतलब साइनाइड यूज करेंगे कि HCN की वेपर्स यूज, कौन सी गैस यूज करनी है, फूड ग्रेड गैस यूज करनी है। फूड ग्रेड का मतलब जो फूड कंटेंट से रिएक्शन ना करे, पानी से न्यूट्रल हो, न्यूट्रल है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से प्रोपेलेंट की तरह यूज हो रहा है। सो द प्रॉपर्टीज बाय विच इट इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट फॉर द whipped आइसक्रीम, क्यों, क्योंकि N2O जो है वो फूड ग्रेड गैस है, न्यूट्रल है। इट इज अ फूड ग्रेड गैस और न्यूट्रल। फूड ग्रेड गैस का मतलब ये है कि ये कंटेंट खाने की चीजों से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसे बोलते हैं फूड ग्रेड गैस। जैसे फूड ग्रेड वेसल्स होते हैं ना, प्लास्टिक कंटेनर्स पे लिखा होता है फूड ग्रेड, इसका मतलब खाना इनमें खराब नहीं होता, ये मटेरियल डिग्रेड नहीं होगा खाने के कंटेंट से, मटेरियल से। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि N2O इज अ प्रोपेलेंट फॉर द whipped आइसक्रीम। कंटेंट्स को, आइसक्रीम को प्रेशराइज करना हो टू कम आउट फ्रॉम द टैप, what gas is used, N2O. so this is an important point. लाफिंग गैस है ये, लाफिंग सेंसेशन जनरेट करते हैं और न्यूट्रल नेचर है। so these are some of the properties of N2O. नोट करो। similarly other oxides also we will take, note it down। हो गया। दूसरा NO, ये भी एक कलरलेस एंड न्यूट्रल गैस। कलरलेस और न्यूट्रल गैस है, ये भी सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है। आसानी से ये भी ऑक्सीजन लिबरेट करता है एंड इज ए गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन लाइक N2O। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक तो वही तरीका था कि कोई नाइट्रेट या नाइट्राइट है, आप FeSO4 के प्रेजेंस में H2SO4 से रिएक्शन कराओ। आप जानते हो ये कौन सा वाला टेस्ट था, एक तरीके से ये ब्राउन रिंग टेस्ट था। ब्राउन रिंग टेस्ट में NO ही तो रेस्पॉन्सिबल गैस है जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाती है। सो लाइक दैट इट फॉर्म्स प्लस Fe3 प्लस H2O। प्लस सल्फेट आयन तो रहेगा सॉल्यूशन में,
तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। और भी प्रिपरेशन मेथड्स वी कैन टेक, लाइक HNO2 की रिएक्शन कराओ आप I- से, NO गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस I2 इज फॉर्म्ड। पोटेशियम नाइट्रेट when it is heated with the Cr2O3 solid, सब सॉलिड ले रहे हैं, फ्यूज करवा रहे हैं, स्ट्रांगली हीटिंग पर यू विल गेट K2CrO4 प्लस 6 में आ गया, और कौन सी गैस, NO गैस इज इवॉल्व्ड आउट। These are the methods of preparation of NO, NO, NO. Then comes N2O3. N2O3 पे जेई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑफ कोर्स पैरामैग्नेटिक है ये भी। दिस पैरामैग्नेटिक, N2O was diamagnetic, तो NO इज पैरामैग्नेटिक हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N2O3 ब्लू सॉलिड है, ब्लू एसिडिक सॉलिड। हाउ इट इज ऑब्टेन, NO और NO2 की रिएक्शन कराई जाती है लो टेम्परेचर पर 250 केल्विन पर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, IIT में आ चुकी है, एंड यू गेट N2O3, सॉलिड इज ऑब्टेन। हालांकि प्रॉपर्टीज में N2O3 +3 वाला है, एसिडिक नेचर का है, तो ऑब्वियसली मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराओ, इसकी रिएक्शन करेगा, KNO2 बना लेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस H2O। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है ये। साथ में अब बात करेंगे NO2 की। इन नोट करते जाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, याद रखनी है आपको। नोटेड। यहां जो पढ़ा रहे हैं दीज थिंग्स, इसके अंदर काफी कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा है फ्रॉम NCERT, जो कि एडवांस्ड के लिए चाहिए हुआ। और किसी स्टूडेंट को अगर मान लो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं केवल, तो फिर तो NCERT पढ़ लो आप, बस सफिशिएंट है। बट ये जो हम पढ़ा रहे हैं, दिस कैटर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। इसके अलावा हम जो पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा NCERT फिर भी आपको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़नी है, कीप इन माइंड। नाउ NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन, एसिडिक गैस है, पैरामैग्नेटिक। तो रेडिश ब्राउन एसिडिक गैस है, पैरामैग्नेटिक। हाउ इट इज ऑब्टेन, कॉपर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट को हीट करो। ये हीटिंग इफेक्ट सब पढ़ चुके हैं हम, तो यू विल गेट कॉपर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस। सो NO2 इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। अनदर वन, कॉपर की कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराओ, देन इट डिसॉल्व्स टू फॉर्म कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। NO2 इज ऑब्टेन्ड लाइक दिस। साथ ही साथ अब यहीं पे एक पॉइंट और आएगा, ये जो NO2 है गैस, इसको अगर कूल कर दो तो ये डाइमर बना लेता है, N2O4 सॉलिड डाइमर। तो ये है डायामैग्नेटिक डायमर। बट इसको हीट करोगे तो वापस इट कन्वर्ट्स टू द पैरामैग्नेटिक मोनोमर। दिस इज पैरामैग्नेटिक मोनोमर। तो NO2 में भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, N2O4 इज ऑल्सो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तरीके से वो NO2 और N2O4 एक ही बात है, बस टेम्परेचर के कारण दे कन्वर्ट इनटू द मोनोमर और इन डाइमेरिक फॉर्म। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या थी? स्ट्रक्चर अच्छा NCERT से पढ़ लें, हम केमिकल बॉन्डिंग में सिखा चुके हैं आपको स्ट्रक्चर्स नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड्स की। तो N ये स्ट्रक्चर बन जाती है।
फॉर्मल चार्जेस हैं ये प्लस प्लस एंड ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2 N2O4. डाइमर है ये, द डाइमर ऑफ NO2. तो ये थी स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2. सिमिलरली नाउ N2O5 एसिडिक सॉलिड है ये, वाइट एसिडिक सॉलिड. अच्छा, साथ में प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एसिडिक नेचर है, HNO3 को डिहाइड्रेट कराते हैं P4O10 से, पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस. ये एक बहुत ही पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है और जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है N2O5 प्लस HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड. सो दिस इज हाउ N2O5 is obtained from HNO3 by reacting with the powerful dehydrating substance कौन? P4O10. नोट करते जाएं रिएक्शंस. N2O5 की एक दो प्रॉपर्टी भी देखेंगे. एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रोजन +5 में है और +5 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली स्पीशीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस. नोट करो पूरी बात. प्रॉपर्टीज ऑफ N2O5. तो N2O5 की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यही है कि N2O5 एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड दिस रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म NaNO3 plus NO2 gas. So these are the products obtained. Not only that, N2O5 reacts with I2 to form I2O5 plus N2 gas. Again oxidizing property. आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्साइड I2O5 ही है, इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. आप ये बात पढ़ोगे, जब आप हेलोजेंस पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इट रिएक्ट्स टू फॉर्म I2 plus CO2. And I2 is estimated with the help of hypo solution Na2H2O3, so forms Na2S4O6 plus NaI. This reaction itself is very very important. IIT has asked it. जिन स्टूडेंट्स ने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा हुआ है, एस्टिमेशन कैसे करते हैं, आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक ट्रेडिशन पढ़ा है, उनको यह बात पता होती है कि एस्टिमेशन ऑफ द आयोडीन इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन. सो दिस इज स्टैंडर्ड हाइपो सॉल्यूशन. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन किससे करते हैं? I2O5 से. खैर ये पॉइंट यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जब हम हेलोजन नोबल गैसेस वाली पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां इस पॉइंट्स को जोर शोर से इंपॉर्टेंट करवा के लिखेंगे. बट जब आ गया है तो मुझसे रुका नहीं जाता. कोई चीज अगर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो मुझसे रुकी नहीं जाती. ये IIT में आया हुआ है, लिख दिया मैंने साथ के साथ. हालांकि इस नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में इस पॉइंट का कोई यूज नहीं है, तो नोट करें. दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. कैसे बना रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं. इसके अलावा एक दो पॉइंट्स और भी लिखेंगे. नोट करो पूरी बात. एज ए नोट करके ऑक्साइड्स के बारे में, हालांकि ये पॉइंट मैंने बता दिया. N2O एंड NO आर गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. फिर दोबारा लिख दो. फर्स्ट, N2O एंड NO आर गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन ऑफ एसिड, P4, मैग्नीशियम, इस तरह के एलिमेंट्स के लिए, कार्बन एटसेट्रा. जैसे ये तो मैंने बताया था कि मैग्नीशियम N2O के साथ हीट करो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है प्लस N2. नॉट ओनली दैट, कॉपर अगर हॉट लें, हॉट कॉपर को इफ इट इज पास्ड ओवर N2O
तो इट फॉर्म्स CuO प्लस N2। तो एक तरीके से कंबस्शन ही तो कर रहा है, सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ऑक्सीजन चिपका दिया मैग्नीशियम को और कॉपर को। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। सेकंड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, N2O4 लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप, वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है N2O4, और N2O4 सेल्फ आयोनाइज होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन, and this gives NO plus and NO3 minus. This gives NO plus and NO3 minus. तो N2O4 लिक्विड सेल्फ आयोनाइजर ये देता है। तो इन N2O4 लिक्विड सॉल्वेंट सिस्टम, species containing NO plus are acids and species containing NO3 minus are bases। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं, ये एसिड बेस रिएक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, अगर मान लो NO या अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन ऐसे ले लो, अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन NOCl से करवाओ तो बन जाता है N2O4 लिक्विड प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये तो हो गया एसिड, ये हो गया बेस, एंड दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्ट। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पानी कहीं से कहीं तक नहीं है इसमें, पानी की रिएक्शन ना है ये। सॉल्वेंट कौन है? N2O4, और N2O4 सेल्फ आयोनाइज होकर के NO प्लस NO3 माइनस के फॉर्म में रहता है। NO प्लस वाली स्पीशीज को एसिड बोलोगे, NO3 माइनस वाली स्पीशीज को बेस बोलोगे। तो ये एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, सॉल्ट बना और क्या बन गया? सॉल्वेंट। कौन? N2O4। सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, याद रखें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ वी शैल टॉक अबाउट ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें एक ही ऑक्सी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है नाइट्रिक एसिड। तो हेडिंग लिखो सीधा नाइट्रिक एसिड। नोट करें पूरी बात ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो आपके 12th क्लास में, 12th क्लास का चैप्टर है ये, पी ब्लॉक में 12th वाले में आता है ये, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिलीज एंड ऑल। चाहे वो जेई मेन हो, चाहे वो एडवांस्ड हो, चाहे वो नीट एग्जाम क्यों ना हो, नाइट्रिक एसिड हमेशा एक इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट केमिकल क्यों ना हो, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल है। मैंने कहा भी था सबसे पूरे विश्व में द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड केमिकल्स की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? H2SO4, HNO3, NaOH। Probably these three chemicals are the largest produced chemical in the world। तो HNO3 अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि नाइट्रिक एसिड HNO3, अच्छा नाइट्रिक एसिड में तीन तरह के होते हैं, H2N2O2, HNO2, HNO3, प्लस 5 में, प्लस 3 में, प्लस 1 में हाइपो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और ये हम पढ़ चुके हैं, नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है। ये नाइट्रस एसिड इज अनस्टेबल, आसानी से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है थोड़ा सा वार्म करने पर। और HNO3 नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज स्टेबल। तो यही नाइट्रिक एसिड, आउट ऑफ दीज 3 नाइट्रिक ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाइट्रिक एसिड। तो हेड ही लिखो नाइट्रिक एसिड। चलिए बात करेंगे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन में लैब मेथड, सोडियम नाइट्रेट
या पोटेशियम नाइट्रेट को अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करोगे तो यू विल गेट HNO3 की वेपर्स मिल जाएंगी प्लस सोडियम सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट विल बी ऑब्टेन्ड NaHSO4. So like that reactions do occur. Catalytic oxidation of ammonia, Ostwald method. ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर बोर्ड। मैंने कहा भी था, शायद फिर दोबारा बताता हूं, बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हेबर्स प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2SO4 एंड ओस्टवाल्ड प्रोसेस और मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HNO3। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन NaOH का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एस ब्लॉक में पढ़ते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड है, बाय यूजिंग द कास्टनर-केल्नर सेल। कास्टनर-केल्नर सेल में मरकरी या कैथोड यूज करते हैं और उसकी मदद से यू गेट सोडियम अमलगम। हालांकि वो एक अलग स्टोरी है, एस ब्लॉक में बात करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। कई बार मैं भटक जाता हूं, एस ब्लॉक अलग से बात करेंगे, अभी सिर्फ बात करेंगे यहां पर नाइट्रिक एसिड की। तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन O2 से कराते हो आप रिएक्शन गैसियस फॉर्म में, तो एयर इट इज टेकन एंड दिस फॉर्म्स NO plus H2O। बैलेंसिंग के लिए these are the coefficients, 4, this is 5, this is 4NO, this is 6H2O, and platinum rhodium catalyst is used and temperature is nearly 500 Kelvin, 9 bar। साथ में NO जो बना वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके NO2 बना लेता है और ये NO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, तो इट फॉर्म्स HNO3 प्लस NO। 3 यहां कर लो, यहां 2। ये रिएक्शन है, ये HNO3 एक्वस ऑब्टेन होता है, जो कि हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, जिसको हम कंसंट्रेट या इसकी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं बाय डिस्टिलेशन मेथड और बाय डिहाइड्रेटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4। तो दिस इज द मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HNO3 कॉल्ड ओस्टवाल्ड मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें पूरी बात। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज, लिख लो पहले एक बार पूरी बात। प्रॉपर्टीज, जैसे HNO3 की बात करूं तो ये कलरलेस लिक्विड है, और मगर रखे रखे सनलाइट में अगर रखा छोड़ दो और कुछ समय खुला छोड़ दो तो थोड़ा सा ब्राउनिश दिखता है, बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 इन सनलाइट टू फॉर्म NO2। तो कलरलेस लिक्विड which turns brownish, yellowish when exposed to sunlight। तो सनलाइट में HNO3 का डिकम्पोजिशन हो जाता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन। HNO3 पार्शियली डिकम्पोजेज in sunlight, so partially decomposes sunlight, Hnu is the symbol of sunlight, photons को represent करता है ये, and it gives NO2 plus O2 plus H2O। मान लो यहाँ 2 ले लो, तो 2NO2 plus H2 तो 2 हो ही गए, और 2 दूनी 4 और 6 होने हैं, हाफ कर दो यहाँ, दैट्स इट। तो इस NO2 की वजह से द होल सॉल्यूशन या होल HNO3 लिक्विड appears to be brownish, otherwise if it is pure then it is
कलरलेस। तो ये पार्शियली डिकम्पोजेज इन सनलाइट, तो ये पार्शियली होता है, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं होता। और प्रॉपर्टीज, डाइल्यूट HNO3 is a strong acid but concentrate HNO3 is a powerful ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप इसकी प्रॉपर्टीज भी देखोगे। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डिसॉल्व्ड इन HNO3, कंसंट्रेट HNO3 टू इवॉल्व N2O और NO और NO2 गैस, एक्सेप्ट टू कौन, गोल्ड एंड प्लेटिनम। वो बहुत ही हीट मेटल्स हैं। मोस्ट नोबल मेटल्स में कौन आते हैं, प्लेटिनम एंड गोल्ड। दे डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेट HNO3। उसको डिसॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, उसे बोलते हैं अम्लराज। कौन सा राज, अम्लराज। मैंने पहले भी कहा था नागराज नहीं, अम्लराज। तो अम्लराज मतलब एक्वा रेजिया, आएंगे उस पॉइंट पर। तो पहले लिखो डाइल्यूट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट कंसंट्रेट HNO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहीं पे रिएक्शन विद मेटल्स और मेटलॉइड की बात करेंगे। रिएक्शंस विद मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ही है, उसके बेसिस पर मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में एक पॉइंट तो पहले यहां ये लिखेंगे कि कौन सी मेटल, आयरन, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, these metals do not dissolve in concentrate HNO3 due to formation of passive oxide film on surface. On surface. So iron, chromium, aluminum, these metals do not dissolve in concentrate HNO3 due to the formation of the passive oxide film. मेटल के ऑक्साइड सरफेस पे बन जाते हैं और फिर HNO3 फर्दर उसे अटैक नहीं कर पाता। देखो हुआ क्या, आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, इन मेटल्स को कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराओ तो रिएक्शन तो होगी, सरफेस पर एक ऑक्साइड की फिल्म बन जाएगी, थिन फिल्म बन जाएगी और वो बहुत पैसिव नेचर की है, वो फर्दर HNO3 के अटैक को अलाउ नहीं करता, तो मेटल फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी। तो एक तरीके से यू विल से दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, हाउएवर दे विल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कर लेंगे बट नॉट कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट में ध्यान रखना है, डाइल्यूट में नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी रिएक्शंस में बता देता हूं, जैसे ए अलग अलग मेटल्स जैसे मैंगनीज, मैग्नीशियम, वेरी डाइल्यूट या कोल्ड डाइल्यूट HNO3 ले लो। कोल्ड डाइल्यूट HNO3 आप जब रिएक्शन कराते हो तो MnNO3 ट्वाइस और MgNO3 twice, this is formed and it liberates hydrogen gas. Highly active metals liberate hydrogen gas when treated with the cold dilute HNO3. नोट करें, फिर जगह मिलेगी तो लिखेंगे, नोट इट डाउन। जिंक और कॉपर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिंक एंड कॉपर है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेटल्स में केवल जिंक एंड कॉपर की रिएक्शन लिखी है और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम, वो भी जिंक एंड कॉपर के लिए ही था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। हालांकि मैं कुछ एडिशनल और बताऊंगा, क्योंकि उसके बाहर भी क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं। बी, जैसे जिंक की रिएक्शन कराओ, जिंक अगर मान लो रिएक्शन कर रहा है वेरी डाइल्यूट, थोड़े एरो बड़े बना लेते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3, दिस इज डाइल्यूट HNO3 एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेट HNO3। जिंक के लिए
तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, एक्वस, दिस इज सॉल्युबल, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और डाइल्यूट के केसेस में जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस N2O इज फॉर्म्ड, और कॉन्सेंट्रेट HNO3 में जिंक नाइट्रेट तो बनना ही है, साथ में NO2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। सो दीज आर द रिएक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई एडवांस्ड में रिएक्शन आ चुकी है IIT में, उन्होंने ये N2 पूछा था और NO2 पूछा था, साथ में वाटर भी बनेगा प्लस H2O, वो देख लेना, बैलेंसिंग उतनी नहीं कर रहे हैं हम, वाटर तो बन जाएगा वो तो उसके हिसाब से ही, एक्वस मीडियम में रिएक्शन है तो। सिमिलरली सी, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉपर के साथ, कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस H2O। बट यही अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 वेपर्स आर इवॉल्व्ड आउट। नोट करो, दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये दोनों ही NCERT में तो ये दोनों ही दिए हैं बस, मेटल्स और मेटलॉइड के नाम पर केवल दो ही रिएक्शन दी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ दैट मींस रिएक्शन ऑफ जिंक विद द HNO3 ऑफ डिफरेंट टाइप, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द डिफरेंट टाइप HNO3। इस तरीके से रिएक्शंस थी, नोट करते जाएं। नाउ हम थोड़ा सा और भी लेंगे, थोड़ा एडिशनल केसेस भी लेंगे। टिन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यू विल से दैट डाइल्यूट HNO3, टिन नाइट्रेट बनता है, डाइल्यूट अगर ले रहे हैं तो, प्लस अमोनियम नाइट्रेट। बट अगर कंसेंट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो दिस विल फॉर्म H2SNO3 मेटास्टेनिक एसिड, प्लस 4 में है, मेटास्टेनिक एसिड इज फॉर्म, और साथ ही साथ NO2 इज लिबरेटेड आउट। एक चीज तो पक्की है कि मेटल या मेटलॉइड की रिएक्शन, इवन नॉन मेटल्स भी पढ़ोगे आप, आएगा अभी जब रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट HNO3, द प्रोडक्ट पक्का है कि NO2 बनेगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज NO2 इफ द कंसंट्रेट HNO3 रिएक्ट्स विद द मेटलॉइड्स और इवन नॉन मेटल्स। मैं लिखवाऊंगा इस बात को, नोट करो। ये टिन के साथ बिहेवियर था, डाइल्यूट का अलग और कंसंट्रेट का अलग। कॉन्सेंट्रेट वाला पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उन्होंने टिन को पहुंचा दिया +4 में, और डाइल्यूट HNO3 जो है वो थोड़ा एसिड वाला नेचर ज्यादा है तो वो रिएक्शन करके बनाता है टिन नाइट्रेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो गाइज ये इस तरीके से ये रिएक्शन है, आप लिखो पहले फिर और भी लेंगे। लेड के साथ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, लिख लिया ये। लिखो E लेड, Pb डाइल्यूट के साथ सिमिलर बिहेवियर विल कम, तो डाइल्यूट HNO3 लेड नाइट्रेट प्लस NO इज द प्रोडक्ट, साथ में H2O भी बनेगा। और यदि कॉन्सेंट्रेट HNO3 है तो लेड नाइट्रेट प्लस NO2 इज फॉर्म्ड। So these are the reactions with lead। साथ ही साथ F, मान लो कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं लेस एक्टिव मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन ECS। हालांकि एक मेटल तो हमने ले ली कॉपर, बट मैं सिल्वर की बात कर रहा था, सिल्वर, मरकरी एंड चलो कॉपर भी ले लो। हालांकि कॉपर की रिएक्शन मैंने अलग से क्यों ले ली, फिर यहां ले लेते, वो इसलिए अलग से ली है कॉपर की क्योंकि NCERT ने बड़े जोर शोर से लिखा हुआ है और जेई में क्वेश्चन आया तो मैंने अलग से ले लिया उसको। यहां भी ले सकते थे, ये सब हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ECS मतलब इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज, पूरी जान है ये रेडॉक्स रिएक्शन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और पूरी रेडॉक्स रिएक्शंस का, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, पूरा एवरीथिंग रेडॉक्स रिएक्शन की जान है ये, बैकबोन है ये, यू मान लो।
तो सिल्वर, मरकरी और कॉपर की रिएक्शन अगर कराएंगे हम डाइल्यूट HNO3 से, देन द प्रोडक्ट विल बी NO। तो फिर तो मेटल नाइट्रेट जैसे सिल्वर नाइट्रेट बन गया, जैसे Hg2NO3 ट्वाइस बन गया, जैसे कॉपर नाइट्रेट बन गया, प्लस NO इज लिबरेटेड प्लस H2O। बट यही अगर मान लो कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो तो सिल्वर नाइट्रेट तो बना, बट कॉन्सेंट्रेट HNO3 ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मर्क्यूरस को मर्क्यूरिक में कन्वर्ट कर देगा, तो HgNO3, बाकी कॉपर नाइट्रेट तो यहां बनेगा ही बनेगा, प्लस NO2 विल बी द प्रोडक्ट प्लस H2O। ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, ये +2 में है और ये +1 में मर्क्यूरस सॉल्ट, कारण कंसंट्रेट HNO3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थी रिएक्शंस मेटल्स बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेटलॉइड्स से मेटलॉइड्स कौन, जैसे मान लो आर्सेनिक, एंटीमनी, इनकी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराओ तो बनता है H3ASO3 या H3SbO4, यहां भी 4 ही आएगा, एंड NO इज फॉर्म्ड। बट अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा H3ASO4 H3SbO4, similar products, but the product is NO2. So like that you say मेटलॉइड्स के साथ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। पहले नोट कर लो एक बात को, यहां पर एक पॉइंट लिख ही लो, बाद में लिखेंगे, पहले ये बात लिखो, मैं जरा पानी पी लूं। देखो ये सब एडवांस्ड के लिए है, एनसीईआरटी अगर जेई मेन के लिए है तो फिर तो एनसीईआरटी में से पढ़ लो, वो सफिशिएंट है। ब्लॉक केमिस्ट्री, बाकी सब नहीं, केमिकल बॉन्डिंग नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में तो एनसीईआरटी ने पढ़ाया क्या, कुछ भी नहीं पढ़ाया। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कैन बी फॉलोड ब्लाइंडली फॉर जेई मेन, बट जरूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चन सॉल्व हों। 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो लेक्चर नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। आपको जो कंटेंट डीपीपी शीट के रूप में जो मटेरियल दिया जाता है क्लासेस में, चाहे वो 11th प्रथम हो, चाहे वो 12th प्रखर हो, चाहे वो ड्रॉपर्स बैच प्रवीण हो, उनकी शीट भी सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड ऑल दैट। तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो जान लगती है इसमें, ताकत लगती है इसमें, बैठना पड़ता है टेबल चेयर पे घंटों घंटों, तब जाकर के आप जीतते हो इस युद्ध को। बात तो से ना होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स 3 नंबर देख लेना, 3rd है या 4th है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे एसिड कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है और H2SO4 प्लस NO2 इज इवॉल्व्ड आउट, प्लस H2O बनेगा तो बन जाएगा। सिमिलरली जैसे P4 कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है H3PO4। सब इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। NO2 की गैस इवॉल्व हो जाती है ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन। पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस में खूब पढ़ा है आपने NO2 के बारे में। जैसे आयोडीन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है, कलरलेस आयोडिक एसिड, NO2 इज द प्रोडक्ट प्लस H2O। नॉट ओनली दैट, जैसे कार्बन, मान लो कार्बन अगर मान लो कोक ले लिया, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, मार्कर थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ तो CO2 में कन्वर्ट करता है प्लस NO2 प्लस H2O। अच्छा, यही कार्बन में ग्रेफाइट का अलग बिहेवियर है। ग्रेफाइट से अगर कंसेंट्रेट HNO3 की रिएक्शन कराओगे ना तो एक अलग कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं मिलेटिक एसिड। वो स्ट्रक्चर ऐसी होती है, COH 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 COH
इसे बोलते हैं मेलेटिक एसिड। ये मार्कर भी गया, ये ब्लू देखते हैं, ये सही लग रहा है, मेलेटिक एसिड। और ये ग्राफाइट है तो ग्राफाइटिक एसिड भी बोलते हैं। और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ब्लू कलर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो इतना तो विजिबिलिटी होगी, पहले ब्लैक की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। मार्कर मेरे पास और है नहीं, मैं ब्लू से लिख देता हूं। तो ये कंपाउंड बनता है मेलेटिक एसिड। बट कार्बन अगर डायमंड से रिएक्शन कराओ, कॉन्सेंट्रेट HNO3, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। अच्छा वो वाला पॉइंट लिखना रह गया था मेटल्स में, मुझे इससे पहले लिखना था, थर्ड वाले पॉइंट से पहले लिख लेना, सेकंड पॉइंट के एंड में लिख लेना, और 2 पॉइंट लिख लो एज ए नोट। एक तो पहला पॉइंट, गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट HNO3। क्यों? क्योंकि गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द मोस्ट नोबल मेटल्स, मोस्ट अनरिएक्टिव नोबल मेटल्स, मोस्ट नोबल मेटल्स हैं। हालांकि सिल्वर भी नोबल मेटल भी कहलाता है, बट मोस्ट नोबल मेटल्स जो हैं, नोबल का मतलब जो नॉन रिएक्टिव हो, स्टेबल हो। जब तो गोल्ड और प्लेटिनम को खुला छोड़ते हो, ज्वेलरी में यूज किया जाता है, उसकी शाइन या टेक्सचर चेंज नहीं होता ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हालांकि 10-20 साल यूज करो तो फिर थोड़ा सा डल पड़ने लगता है, फिर आसानी से उसको क्लीन किया जा सकता है। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विद H2SO4 टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया कौन? 3:1 मिक्सचर बाय वॉल्यूम ऑफ concentrate HCl and HNO3 is used। और एक्वा रेजिया को हिंदी में बोलते हैं अम्लराज। अम्लों का राजा, अम्लराज मतलब अम्लों का राजा, अम्ल मतलब एसिड, एसिड्स का किंग ऑफ एसिड्स, दैट इज अम्लराज एक्वा रेजिया, विच इज 3:1 मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेट HCl and HNO3 इज यूज्ड। क्योंकि इसमें NOCl कंपाउंड बनता है और क्लोराइड आयन के साथ गोल्ड और प्लेटिनम स्टेबलाइज होते हैं बाय मेकिंग कॉम्प्लेक्सेस। हालांकि ये हम HCl की प्रॉपर्टीज में ये बात करेंगे। तो गाइज ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेटल्स हो या मेटलॉइड्स हो या नॉन मेटल्स हो, यूजुअली कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर कॉन्सेंट्रेट HNO3 रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज NO2। तो NO2 लिबरेट्स when concentrate HNO3 reacts with metals, metalloids, non-metals। ये ऐसा लिख लेना। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि एक तो गोल्ड प्लेटिनम जो है वो कंसेंट्रेट HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते, रिएक्शन ही नहीं करते, नोबल मेटल है, मोस्ट नोबल मेटल है, उन्हें डिसॉल्व करने के लिए एक्वा रेजिया, जिसे हम अम्लराज बोलते हैं, यू शुड यूज। और NO2 लिबरेट करता है जब कंसेंट्रेट HNO3 रिएक्ट करता है विद द मेटल्स मेटलॉइड। देख लो NO2 इज लिबरेटेड। हाँ, ग्राफाइट में नहीं, ग्राफाइट में मेलेटिक एसिड इज फॉर्म्ड, सो लाइक दैट यू से दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड। प्लस यहां भी आएगा तो NO2 ही, बिल्कुल सही बात है, यहां तो कार्बन है तो ये प्रोडक्ट बन गए। सो लाइक दैट प्रोडक्ट, बट डायमंड डज नॉट, डायमंड पूरा लिखना चाहो लिख लो डायमंड। डायमंड तो बहुत ही अनरिएक्टिव है, डज नॉट रिएक्ट। नोट करेंगे रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, कुछ कंपाउंड्स की रिएक्शन भी लिख लेते हैं, नोट इट डाउन। रिएक्शन विद कंपाउंड्स, नोट करो इसको।
नंबर देख लेना क्या था, मान लो 4 है। रिएक्शन विद कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में जैसे Mn, मान लो ये Pb3O4 या IIT में रिएक्शन IV है, इसके रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट HNO3 से कराते हैं तो PbO2 का ब्राउन PPT मिल जाता है प्लस lead nitrate is formed. So like that reaction occurs plus H2O. हालांकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे ऑक्सीडाइज कर देगा FeSO4 को कॉन्सेंट्रेट HNO3 से रिएक्शन कराओ तो Fe2SO4 थ्राइस प्लस 3 में भेज दिया इसने प्लस 2 से, और खुद NO2 लिबरेट करता है प्लस H2O. सो लाइक दैट ऑक्सीडाइजिंग SnCl2 को ऑक्सीडाइज कर देगा कॉन्सेंट्रेट HNO3 और बनाएगा SN H2SnO3 मेटास्टेनिक एसिड प्लस HCl प्लस NO2 इज लिबरेटेड. Hg2Cl2 को ऑक्सीडाइज करेगा कॉन्सेंट्रेट HNO3 to form HgCl2 plus HgNO3 twice plus H2O. So like that products will be obtained. Plus साथ ही साथ NO2 will be liberated out. So these are some of the reactions. हो गया ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. स्टडीड, ऑलरेडी स्टडीड. अब नहीं पढ़ाएंगे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. ब्राउन रिंग टेस्ट जो है ये एक नाइट्राइट, मतलब पता तो है ही आपको, नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, जब ये FeSO4 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो NO बनता है प्लस Fe3 प्लस सल्फेट आयन, और ये Fe2 प्लस के साथ वाटर की प्रेजेंस में NO जो है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है. लो मैंने बता ही दिया, FeH2O5 नाइट्रोसोनियम आयन है इसमें SO4, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. सो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड. हो गया बस HNO3. दिस वाज इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशंस और लिख लो ऑफ HNO3. अब जैसे HNO3 का सबसे बड़ा यूज फर्टिलाइजर्स में, जैसे अमोनियम नाइट्रेट और उस सब में, साथ ही साथ एक्सप्लोजिव्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे TNT पढ़ते हो, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन और ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, एटसेट्रा. एक्सप्लोजिव्स में भी ये काम में आता है, लेबोरेटरी रिएजेंट तो है ही. तो गाइज ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड डाइल्यूट HNO3 की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन. दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आज इसको यहीं स्टॉप करते हैं. दैट्स इट फॉर नाउ.